कितनी मोहब्बत है भाग 37। अक्षत का एंट्रेंस का एग्जाम हो चुका था। वो सोमित जीजू के साथ घर आ गया, खाना खाया और उसके बाद तनु, सोमित, काव्या और अक्षत शॉपिंग करने निकल गए। मार्केट में आकर तनु ने अपने लिए अर्जुन की शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़े, गहने और भी बहुत जरूरी सामान खरीदा। काव्या के लिए भी कुछ कपड़े खरीदे। अक्षत और सोमित अपने लिए ब्लेजर और जीन्स देख रहे थे। कहने को दोनों में जीजा साले का रिश्ता था, लेकिन दोस्त से कम नहीं थे दोनों। हालांकि अक्षत उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन टांग खींचने में वो सोमित से 2 कदम आगे ही था। सोमित जीजू ने अपने लिए कपड़े लिए, लेकिन अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। कुछ ब्लेजर्स देखने के बाद अक्षत को काले रंग की किनारी वाला सफेद ब्लेजर पसंद आया। अक्षत ने वो ले लिया। उसने कुछ कपड़े और खरीदे और सोमित के साथ बाहर आ गया। जब तनु ने उन दोनों के हाथों में इतने सारे बैग देखे तो हैरानी से कहा, आप दोनों की शॉपिंग तो लड़कियों से भी ज्यादा है। सोमित और अक्षत एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और जीजू ने कहा, यस, वी आर बॉयज एंड वी लव शॉपिंग। धन्य हैं आप दोनों भी, अब चलें, तनु ने कहा। चारों मॉल से बाहर आ गए और आगे बढ़ गए। तनु को नीता के लिए भी तोहफा खरीदना था, इसलिए वो ज्वेलरी की शॉप में आ गई। सोमित की पसंद से उसने नीता के लिए बहुत ही प्यारे सोने के झुमके देखे। अक्षत को भी वो बहुत पसंद आए। तभी जीजू ने आकर उसके कान में कहा, आप भी अपनी वाली के लिए कुछ खरीद लो ना। अक्षत ने कहा, क्यों? जीजू ने कहा, उसे महंगे तोहफे पसंद नहीं हैं। मैंने देना भी चाहा तो साफ मना कर देगी वो, तो खामखा क्यों अपनी ईगो हर्ट करना। अक्षत ने कहा, क्या बात है साले साहब, मतलब इतना सोचने लगे हो आप, कमाल है। जीजू ने फिर अक्षत को ताना मारते हुए कहा। अक्षत मुस्कुरा दिया। जीजू ने ये बात तो सच ही कही थी कि मीरा के आने के बाद से अक्षत में बहुत से बदलाव आ चुके थे और वो सब अच्छे बदलाव थे। एक सख्त मिजाज का लड़का अब पहले से ज्यादा नरमी से पेश आने लगा था। जीजू वहां से हटकर साइड में गए। उन्होंने एक प्यारी सी डायमंड रिंग निकाली और उसे लेकर अक्षत के पास आकर कहा, हो सकता है उसे महंगे तोहफे पसंद ना हो, पर जब तुम घुटनों पर बैठकर उसके सामने ये रिंग करके अपने प्यार का इजहार करोगे तो वो ना नहीं कह पाएगी। अक्षत ने जीजू के हाथ से रिंग लेकर देखी। वो सच में बहुत प्यारी थी। अक्षत मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है, ले लीजिए, लेकिन इसका बिल मैं पे करूंगा। अरे बिल्कुल, तुम ही करो, मैं वैसे भी नहीं करने वाला, जीजू ने मजाकिया लहजे में कहा। दुकान वाले ने रिंग को बॉक्स में रखकर बॉक्स और बिल अक्षत की ओर बढ़ा दिया। अक्षत ने खुशी खुशी उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। अचानक अक्षत को शरारत सूझी और उसने तनु से कहा, दी, जीजू को ये डायमंड का नेकलेस बहुत पसंद आ रहा है, आपके लिए देखिए। कहकर अक्षत साइड हो गया। सोमित मन ही मन उसे कोस रहा था। तनु पहले बहुत खर्चा कर चुकी थी, लेकिन अक्षत के कहने पर सोमित के पास आई और कहा, सच में ये आपको अच्छा लग रहा है? बेचारा सोमित मरता क्या ना करता, मजबूरी में जबरदस्ती मुस्कुराकर हामी भर दी। तनु ने नेकलेस उठाया और गले में लगाते हुए कहने लगी, लग तो अच्छा ही रहा है, वैसे मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ले लेती हूँ। वैसे भी आपकी पसंद का आजकल कुछ लिया नहीं मैंने। सोमित कभी तनु को देखता तो कभी अक्षत को। खैर, सोमित ने बाकी सामान के साथ वो भी पैक करवा दिया। सभी बाहर निकल आए। अक्षत को सोमित का हाल देखकर हंसी आ रही थी। काव्या के कहने पर सभी आइसक्रीम खाने चले आए। बाकी सब गाड़ी में बैठे थे। अक्षत सबके लिए आइसक्रीम लेने चला आया। उसने 4 स्कूप लिए और जैसे ही गाड़ी की तरफ आने लगा, सामने से आती लड़की उससे टकरा गई और सारे स्कूप नीचे जा गिरे। लड़की फोन कान से लगाए हुए थी। उसने जब स्कूप नीचे गिरे देखे तो फोन काटते हुए अक्षत से कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, अक्षत ने बिना लड़की की तरफ देखे हुए कहा। लड़की ने ध्यान से देखा और कहा, हे, तुम वही हो ना जो मुझे ट्रेन में मिले थे? क्या नाम था तुम्हारा? आई थिंक अक्षत। अक्षत ने सामने देखा तो उसे याद आया, ये इशिका थी जो उसे दिल्ली आते वक्त ट्रेन में मिली थी। अक्षत को चुप देखकर उसने कहा, अरे मैं इशिका, ट्रेन, हेल्थ, याद आया कुछ? हाँ याद है, अक्षत ने कहा।
मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुमसे फिर मुलाकात होगी। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब गिर गया। मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद देती हूँ, इशिका ने कहा। इट्स ओके, मैं दूसरा ले लूंगा, कहते हुए अक्षत शॉप की ओर बढ़ गया। इशिका भी उसके साथ साथ चली आई। अक्षत ने 4 आइसक्रीम ऑर्डर की। पास खड़ी इशिका ने कहा, सो अकेले? नहीं, दी और जीजू साथ में हैं। अक्षत ने सामने खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करके कहा। इशिका ने देखा और कहा, गुड। इशिका अक्षत से आगे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही दुकान वाले ने अक्षत को उसका ऑर्डर दिया और अक्षत इशिका को बाय बोलकर चला गया। गाड़ी में आकर उसने सबको आइसक्रीम दी तो तनु ने कहा, वो लड़की कौन थी, तू जानता है उसे? दिल्ली आते वक्त ट्रेन में मिली थी, अक्षत ने कहा। क्या बोल रही थी? तनु ने पूछा। कुछ नहीं दी, बस नॉर्मल हाय हेलो, अक्षत ने कहा। तनु ने आगे कोई बात नहीं पूछी और सभी घर के लिए निकल गए। यहाँ इंदौर में बड़े जोरों शोरों से अर्जुन की शादी की तैयारियां चल रही थी। विजय की बहन और उसका परिवार 5 दिन पहले ही शादी में आ चुका था, जिनमें फूफा जी, उनकी बड़ी बेटी सुनीता और बेटा लक्ष्य भी आया था। उनके आने से घर भरा भरा लगने लगा था। राधा को अकेले परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए विजय ने 1 हफ्ते के लिए खाना बनाने वाले को बुक कर लिया। राधा को किचन से आराम मिला तो वह बाकी कामों में बिजी हो गई। सुनीता और बुआ उनकी पूरी मदद करवा रही थी। आज घर में गणेश पूजन था और हॉल में उसी की तैयारियां चल रही थी। दोपहर तक सभी मेहमान और पड़ोस की औरतें आ चुकी थी। राधा ने अपनी कुछ सहेलियों को भी बुलाया था। पंडित जी आ चुके थे। अर्जुन मेहरून रंग का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पहनकर आया। पंडित जी ने उसके साथ मिलकर गणेश पूजन किया। हॉल में जमा महिलाएं शुभ मंगल गीत गा रही थी। मीरा को सब बहुत रोमांचक लग रहा था। वो पहली बार शादी की रस्में देख रही थी। घर में बैठी औरतों की नजरें मीरा पर ही थी। वो थी ही इतनी प्यारी कि हर किसी की नजरों को भा जाती। अर्जुन को पूजा घर की ओर ले जाकर पंडित जी ने उसके दाहिने हाथ को हल्दी से भिगोया और हाथ की छाप दीवार पर लगवा दी। ये शादी की रस्मों का शुभारंभ था। उन्होंने अर्जुन के हाथ पर कलेवा और पीला धागा बांधते हुए उसे शादी के बाद खोलने की हिदायत दी। रस्म के बाद औरतें अपने अपने घर चली गईं, बस घर वाले थे। लक्ष्य बाहर का काम देखने विजय के साथ चला गया। राधा रसोई में आई, उसने देखा खाना तैयार था। उसने सबके लिए खाना लगवाया। सभी ने खाना खाया और अपने अपने कामों में लग गए। मीरा खाना खाने के बाद बगीचे में चली आई, जहां रघु पौधों को साफ कर रहा था। सब थे उस घर में, बस अक्षत नहीं था और मीरा उसे बहुत याद कर रही थी। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई, हल्की धूप उसे सुहा रही थी। मीरा अपने दोनों हाथों को आपस में समेटे बैठी थी। रघु की नजर उस पर पड़ी तो उसने कहा, दीदी बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछें? हाँ रघु भैया पूछिए, मीरा ने कहा। आप इतना उदास क्यों हैं? घर में शादी है, खुशी का माहौल है, फिर भी? रघु ने कहा। उदास नहीं है रघु, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो यहाँ चले आए, मीरा ने कहा। थोड़ी देर की बात है, फिर तो मेहमान आने शुरू हो जाएंगे ना दीदी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वक्त का, रघु ने कहा। मीरा ने कहा और फिर अक्षत के बारे में सोचने लगी। उधर एक बार फिर अक्षत का छींकों से हाल बेहाल था। उसकी नाक लाल हो चुकी थी। उसने सारी पैकिंग की और बेड पर बैठकर मीरा के लिए लाई रिंग को देखकर सोचने लगा, यू आर द फर्स्ट गर्ल मीरा, जिसे मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ। बस जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंचना है ताकि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। लेकिन तुमने भी तो नहीं कहा ना कि तुम मुझे चाहती हो। फिर भी मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी हाँ का। आशु, पैकिंग हो गई तो चले? शाम 7 बजे की ट्रेन है, तनु ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ दी, सब हो गया, आप चलिए मैं आता हूँ, अक्षत ने डिब्बा बैग की पॉकेट में डालते हुए कहा। चारों अपने सामान के साथ घर से निकल गए। काव्या तो बहुत खुश थी, अपनी मीरू से जो मिलने वाली थी, और अक्षत की खुशी की वजह भी इस बार मीरा ही थी। सभी स्टेशन पहुंचे और टिकट कंफर्म कर अपनी सीटों पर आ बैठे। अक्षत और काव्या एक तरफ थे, तनु और सोमित दूसरी, और रात का खाना तनु घर से पैक करके लाई थी।
सबने वही खाया और फिर अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। तनु और सोमित नीचे वाली बर्थ पर और अक्षत काव्या के साथ ऊपर वाली बर्थ पर, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो पीठ लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। तुझ में खुद को है पाया मैंने आज कल, बिन तेरे तन्हा मेरा सफर, होठों पे रहता है जिक्र तेरा, आंखों में बसती है तेरी नजर, पाने को क्यों दिल ये करे, कोने से तुझको ये तो डरे, तू है मैं हूँ खुशनुमा है ये पल, बंद आँखों में भी तू ही आए नजर। अक्षत जैसे ही रुका, नीचे लेटे तनु और सोमित उठ खड़े हुए और अक्षत को देखकर गाने लगे। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अक्षत को लगा वो दोनों सो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें गाता देखकर अक्षत ब्लश करने लगा और गुनगुनाने लगा। कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अब इतनी रात पे कोई गाना गाएगा, वो भी ट्रेन में, तो अजीब लगेगा ही। पास वाले डिब्बे में एक आदमी उठकर आया और कहा, भाई साहब, आप लोगों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो बता दो, सो जाएं, 2 दिन से सफर कर रहे हैं। सोमित ने कान पकड़ लिए और कहा, माफ करना भैया, थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। आदमी के जाने के बाद सोमित जीजू ने अक्षत को नीचे आने का इशारा किया। सोमित जीजू फिर से तनु की बगल में आकर बैठ गए और अक्षत उन दोनों के सामने वाली बर्थ पर। तनु भी उठकर बैठ गई तो सोमित ने कहा, साले साहब, इस तरह तो रात मुश्किल कटेगी। समझ सकता हूँ आपकी बेसब्री, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। ऐसी बात नहीं है जीजू, अक्षत ने झेपते हुए कहा। अच्छा, ये तो बता दे, ये शुरू कब हुआ? तनु ने भी अक्षत की लव स्टोरी में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। आप लोग सच में जानना चाहते हो? अक्षत ने दोनों को हैरानी से देखकर कहा। हाँ, अगर बताना चाहते हो तो, सोमित ने कहा। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, अक्षत ने लेटते हुए कहा। ये सही बात नहीं है साले साहब, बता भी दो यार, हमें भी पता चले। आखिर इतना सख्त मिजाज लड़का मीरा के प्यार में कैसे पड़ गया? जीजू ने कहा तो अक्षत उठकर बैठ गया और कहने लगा, दी जीजू, पता है वो सबसे अलग है, मतलब उसके जैसा मुझे कोई नहीं दिखता। कॉलेज में इतनी लड़कियों के प्रपोजल ठुकराने के बाद मेरी नजरें उस पर ही क्यों रुक जाती है पता नहीं। शुरू में बहुत गुस्सा आता था जब वो टोकती थी, सबके साथ अच्छे से पेश आती थी, मेरे लिए चाय बनाती थी, पर धीरे धीरे आदत हो गई। यही तो शुरुआत थी प्यार की साले साहब, सोमित ने बीच में कहा। अरे आप कहाँ बीच में बोल रहे हो, उसे बताने तो दीजिए, तनु ने कहा तो अक्षत हंसने लगा और आगे बताने लगा। वो हमेशा मेरी चाय में चीनी डालना भूल जाती है। उसकी बातें बहुत मीनिंगफुल होती हैं, बस कोई समझने वाला होना चाहिए। कभी कभी उसे देखकर लगता है, मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचती, बस उसे उन सबको खुश रखना है जो उसके आसपास हैं, और उसकी यही खूबी उसे सबसे अलग बनाती है। और फिर तुम्हें उससे प्यार कब हुआ? इस बार सवाल तनु ने किया तो अक्षत मुस्कुरा उठा और कहने लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मीरा से इतनी जल्दी अटैचमेंट हो जाएगा, वो भी इतना। एक काम के सिलसिले में जब मैं मीरा को लेकर भोपाल गया था, तब मैंने उसकी असली खुशी देखी थी। उसे पहली बार मुस्कुराते खिलखिलाते देखा था। जब घर जाकर उसे अपने अतीत के बारे में पता चला तो पहली बार वो मेरे सामने रो पड़ी। उसका दर्द, उसके आंसू मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ दे रहे थे, और मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैं उसका दर्द महसूस कर रहा हूँ। जब रोते हुए आकर वो मेरे गले लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ।
उसका मुझे लेकर जो भरोसा था, जो उम्मीदें थी, वो प्यार ही था। हाउ रोमांटिक साले साहब, जब इतनी फीलिंग्स है तो मीरा से कहा क्यों नहीं? सोमित ने कहा। कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी जीजू, वो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझती है आई थिंक। मेरे कहने से पहले ही वो मेरी हर बात जान जाती है। जब साथ होती है तो समझ नहीं आता क्या कहूँ क्या नहीं। अक्षत ने कहा। आई थिंक मीरा भी तुम्हें पसंद करती है, तनु ने कहा। कैसे? अक्षत ने कहा। जिस तरह से वो तुम्हारी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, तुम्हें प्यार से देखती है, तुम्हारा गुस्सा चुपचाप सहती है, इससे तो यही जाहिर होता है ना कि वो तुमसे प्यार करती है, तनु ने कहा। लेकिन उसने कभी कहा नहीं, अक्षत ने कहा। लड़कियां ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करती हैं, वो सामने वाले का सब्र आजमाती है, उसके बाद भी इंतजार करती है कि लड़का ही आकर अपने दिल की बात कहे। लेकिन मेरे सड़ू भाई, देर हो उससे पहले जाकर मीरा को बोल दो कि तुम्हें उससे प्यार है, तनु ने हंसते हुए कहा। दिस इज नॉट फेयर तनु, अक्षत को सड़ू कहकर सिर्फ मीरा बुला सकती है ना सड़ू? जीजू ने अक्षत की ओर देखकर शरारत से कहा। अक्षत जीजू को घूरने लगा तो सोमित ने उसकी बगल में आकर बैठते हुए कहा, वैसे कुछ भी हो, इसकी और मीरा की जोड़ी बेस्ट है। अक्षत मुस्कुराने लगा तो तनु ने कहा, बस तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तभी चाय वाला उधर से गुजरा। जीजू ने उससे 3 चाय ली और एक एक करके तनु और अक्षत की ओर बढ़ा दी। तीनों ने चाय पी और फिर चल पड़ी तीनों के बीच कभी न खत्म होने वाली गुफ्तगू, जो कि मीरा को लेकर हो रही थी। और जितने प्यार से अक्षत उन दोनों को मीरा के बारे में बता रहा था, उतने ही प्यार से तनु और सोमित जीजू उसे सुन रहे थे। देर रात तक जागने के बाद तीनों सोने चले गए और इस बार उन्हें सच में नींद आ चुकी थी। अगली सुबह मीरा उठी तो निधि ने उसे बताया कि अक्षत जीजू और तनु दी के साथ वापस आ रहा है। मीरा ने सुना तो खुश हो गई। उसका मन तो नाचने का कर रहा था, लेकिन निधि के सामने उसने खुद पर कंट्रोल रखा और कहा, कब पहुंचेंगे वो लोग? 10 बजे, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, तुम चलोगी? निधि ने पूछा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो निधि ने कहा, तो यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। मीरा उठी और नहाने चली गई। जब वापस आई तो कबर्ड से कपड़े निकाल कर देखने लगी। आज पहली बार मीरा अपने कपड़ों पर ध्यान दे रही थी। एक एक करके वो सारे कपड़े बेड पर डाल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी निधि कमरे में आई। उसने मीरा को देखा और कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बाबा। निधि, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या पहने, मीरा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। कुछ भी पहन लो, भाई को तो तुम पसंद ही आ जाओगी, निधि ने मीरा को छेड़ते हुए कहा। शट अप, बताओ ना हम क्या पहने, मीरा ने कहा। अच्छा, कल जो सफेद कुर्ती हम लोग मार्केट से लाए थे, तुम वो पहन लो। आज अर्जुन भैया की हल्दी भी है तो सही रहेगा, और वैसे व्हाइट अक्षत भैया का फेवरेट भी है। कहते हुए निधि वहाँ से भाग गई। मीरा को तंग करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मीरा ने फटाफट से वो सफेद रंग की कुर्ती लाल चूड़ीदार के साथ पहनी और दुपट्टा लेकर कमरे से बाहर आ गई। अक्षत को देखने की इतनी जल्दी थी उसे कि जल्दबाजी में ना आज उसने ठीक से बाल बनाए, ना ही कानों में कुछ पहना। नीचे आई तो दादी ने पूजा की थाली से कुमकुम उसके माथे पर लगा दिया। मीरा निधि के साथ बाहर निकल आई। निधि और मीरा अपनी स्कूटी से स्टेशन पहुंची। ट्रेन के आने में अभी वक्त था। मीरा बार बार कभी घड़ी देखती तो कभी रेलवे ट्रैक को। निधि उसकी बेचैनी खूब समझ रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन आई। जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, मीरा की धड़कनें उसी लय में धड़कती जा रही थी। ट्रेन आकर रुकी। डिब्बे से जीजू अपने बैग के साथ निकले तो निधि भागकर उनके पास गई। मीरा भी चली आई। उसने नमस्ते की और देखा जीजू के पीछे तनु दी काव्या का हाथ पकड़े नीचे उतरी। उसके बाद दूसरे पैसेंजर्स उतरने लगे। अक्षत तो उतरा ही नहीं। मीरा देखे जा रही थी। सब एक एक करके उतर रहे थे, लेकिन उनमें अक्षत नहीं था। मीरा उदास हो गई तो तनु ने कहा, चले मीरा, आप लोग ही आए हो? मीरा ने कहा। हाँ, मैं, तनु और काव्या, जीजू ने कहा। मीरा ने कहा। उसकी खुशी उदासी में बदल गई। अक्षत नहीं आया था।
तभी किसी ने उसकी बगल में आकर उसके कान के पास आकर कहा, क्यों, कोई और भी आने वाला था क्या? मीरा ने अपने बगल में देखा तो अक्षत खड़ा था और बड़े प्यार से उसे देख रहा था। जीजू, तनु और निधि मीरा की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चलो जीजू चलते हैं, आज अर्जुन भैया की हल्दी है, मजा आने वाला है, निधि ने कहा। काव्या ने मीरा को चुप देखा तो नीचे झुकने का इशारा किया। मीरा नीचे हुई तो काव्या ने उसके कान में कहा, मामू आपको बहुत तंग करते हैं ना मीरू, अब मैं आ गई ना तो अब हम मिलकर इनको परेशान करेंगे। नन्ही काव्या की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जीजू, निधि और तनु आगे बढ़ गए। काव्या को लेकर मीरा जाने लगी और अक्षत की ओर देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, सड़ू। कितने दिनों बाद अक्षत ने मीरा के मुंह से अपने लिए वो नाम सुना था। मीरा आगे बढ़ गई तो अक्षत ने बड़े प्यार से कहा, अजी सुनिए। मीरा हैरानी से पलटी और कहा, जी सॉरी। अक्षत ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा तो मीरा मुस्कुरा दी। अक्षत भी अपना बैग उठाए उसके साथ साथ चल पड़ा। जीजू ने ऑटो किया और सब उसमें आ बैठे। अक्षत काव्या के साथ निधि की स्कूटी लेकर निकल गया। सभी घर पहुंचे। राधा ने अक्षत को देखा तो खुश हो गई। सभी सोमित और तनु से मिले और फिर राधा ने उन्हें फ्रेश हो जाने को कहा ताकि अर्जुन की हल्दी की रस्म में सभी शामिल हो सके। अक्षत भी अपना बैग लिए अपने कमरे में आया। मीरा को देखते ही उसका दिल खुश हो गया। नहाने के बाद वो कबर्ड के सामने आया और खोला तो कुछ कपड़े छोड़कर बाकी कपड़े गायब थे। अक्षत ने टी शर्ट और ट्राउजर पहना और कमरे से बाहर आया। उसने ऊपर से ही राधा को आवाज लगाई और कहा, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? रघु को दिए थे प्रेस करने को, रुक मैं भेजती हूँ उसे, राधा ने कहा तो अक्षत वही हॉल में चक्कर काटने लगा। कुछ ही देर में रघु आया और कहा, हाँ अक्षत बाबा। रघु मेरे सारे कपड़े कहाँ हैं? अक्षत ने कहा, आपके कपड़े, रुकिए मैं अभी लाया, रघु ने कहा और चला गया। अक्षत बालकनी में आकर खड़ा हो गया। कुछ देर में रघु अक्षत के प्रेस किए हुए कपड़े लेकर आया। उन्हीं कपड़ों में अक्षत की वो ब्लैक शर्ट भी थी जो मीरा ने पहनी थी। रघु ने अक्षत को कपड़े दिए और नीचे चला आया। अक्षत कपड़े लेकर कमरे में आया। उसने जीन्स निकालकर पहनी और ब्लैक वाला शर्ट पहना। शर्ट पहनते ही उसे शर्ट से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आई। अक्षत को ये बड़ा अजीब लगा। वो वापस बाहर आया और रघु को फिर से आवाज लगाई। बेचारा रघु डरते डरते फिर ऊपर आया और कहा, जी भैया। कपड़े तुमने प्रेस किए? अक्षत ने पूछा। वो अक्षत बाबा, प्रेस तो मैं ही करने वाला था, लेकिन मीरा दीदी ने कहा कि वो कर देंगी, कुछ गलती हुई क्या? रघु ने डरते हुए कहा। कपड़े मीरा ने प्रेस किए? अक्षत ने हैरानी से कहा। हाँ, रघु ने कहा। ठीक है तुम जाओ, कहकर अक्षत वापस कमरे में चला आया। आईने के सामने आकर वो खुद से ही बातें करते हुए कहने लगा, मतलब ये लेडीज परफ्यूम की स्मेल हमारी मीरा की है। पागल लड़की, सच में लड़कों की शर्ट कौन पहनता है? अक्षत ने मुस्कुराते हुए शर्ट वापस उतार दी और सफेद रंग की शर्ट पहन ली जो मीरा की ड्रेस से मैच हो रही थी। तैयार होकर अक्षत नीचे आया। तब तक तनु और सोमित भी आ चुके थे। हल्दी की रस्म बाहर बगीचे में रखी थी। सभी वहां जमा हो गए। सोमित जीजू ने भी सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तनु ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। अर्जुन आकर बैठ गया। सभी बारी बारी से उसे हल्दी लगाने लगे। जरूरी कॉल आने की वजह से अक्षत अंदर चला गया। तनु, सोमित जीजू, सुनीता, निधि और मीरा ने भी अर्जुन को हल्दी लगाई। सबने बहुत मजे किए। हल्दी सने हाथों के साथ में ढेर सारे फोटो लिए। मीरा ने देखा अक्षत कहीं नजर नहीं आ रहा तो वो हल्दी से सने हाथों से ही उसे ढूंढने अंदर चली गई। अक्षत कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने अंदर काम करते रघु से पूछा, रघु भैया अक्षत जी को कहीं देखा? नहीं दीदी, कहकर रघु फिर काम करने में लग गया। मीरा अक्षत को ढूंढते हुए बालकनी की ओर चली गई। अक्षत फोन कट करके हॉल में आया तो रघु ने कहा, अक्षत बाबा, मीरा दीदी आपके बारे में पूछ रही थी। अक्षत ने देखा मीरा बालकनी की ओर से चली आ रही है तो वो उसके पास चला आया और कहा, तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, मीरा ने कहा। क्यों, कुछ काम था? अक्षत ने कहा, हाँ, वो सब अर्जुन भैया को हल्दी लगा रहे हैं, आप वहाँ से गायब थे। मीरा ने कहा, तो
अक्षत ने कहा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको हल्दी हम ही लगा दे। कहकर मीरा ने हाथों पर लगी हल्दी अक्षत के दोनों गालों पर लगा दी और बाहर भाग गई। अक्षत भी उसके पीछे आया। बाहर आकर उसने अर्जुन को हल्दी लगाई। उसके गालों पर हल्दी लगी देखकर बुआ ने कहा, अरे बबुआ, तुम्हें हल्दी किसने लगा दी? अर्जुन के साथ कहीं तुम भी तो दुल्हन लाने का नहीं सोच रहे? नहीं बुआ, मेरी दुल्हन लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। तो मीरा शर्माकर तनु के पीछे छुप गई। अक्षत ने नीचे रखी थाली से हल्दी अपने हाथों में उठाई और हथेलियों को मसलते हुए मीरा की ओर बढ़ा। मीरा अंदर भाग गई। अक्षत भी उसके पीछे चला आया। बाकी सभी घरवाले बाहर नाच गाने में बिजी थे। मीरा अंदर आ गई, उसके पीछे अक्षत भी। घर के एक कोने में आकर मीरा रुक गई। अक्षत बिल्कुल उसके सामने, जाए तो कहाँ जाए। अक्षत ने मीरा को हल्दी लगाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, मीरा ने कहा, आप हमें हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें बिना हाथ लगाए भी हल्दी लगा सकता हूँ, अक्षत ने कहा। वो कैसे? मीरा ने मासूमियत से पूछा। अक्षत ने अपने हाथों पर लगी हल्दी अपने ही गालों पर लगा ली और मीरा की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया। अक्षत की नजदीकियों से मीरा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अक्षत ने अपना गाल मीरा के गाल से लगाया और अपने गाल की हल्दी मीरा के गाल पर लगा दी। वो बहुत खूबसूरत एहसास था जिससे मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ शर्म से और कुछ अक्षत की छुअन से। मीरा के दूसरे गाल के साथ भी अक्षत ने वही किया और फिर कहा, देखा, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया है। मीरा ने अपनी आंखें खोली। अक्षत उसे ही देख रहा था। मीरा ने अपने हल्दी वाले हाथ अक्षत की शर्ट पर लगाते हुए उसे पीछे धकेला और फिर वहां से बाहर की ओर भाग गई। जाते जाते वो अपने हाथों की छाप अक्षत के शर्ट पर छाप गई। अब आगे क्या होगा? अर्जुन की शादी में अक्षत और मीरा की ये प्यार भरी नोकझोंक तो चलते ही वाली है। अगर आपको भी इस नोकझोंक का हिस्सा बने रहना है तो आपको बने रहना होगा आराधना वॉइस के साथ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।